हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि सभी लोग मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी सेकेंड ईयर का थर्मल फिजिक्स, जो कि पेपर 1 है। इसमें हम तीसरा चैप्टर पढ़ा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है इक्वेशन ऑफ गैसेस। ठीक है ना, इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ गैसेस। इसमें हमने और भी एक वीडियो बनाया है इस चैप्टर से रिलेटेड, और इसके जो पहले 2 चैप्टर्स हैं उन चैप्टर्स के कंप्लीट वीडियोस को हमने अपलोड कर दिया है। अगर आपने उन चैप्टर्स की वीडियोस को नहीं देखा है तो एक बार जाएं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो लिंक नहीं दिया हुआ है उन चैप्टर्स का, हाँ, लेकिन उनका लिंक आपको मिल जाएगा हमारे चैनल पर। तो आप जाएं और हमारे चैनल के वीडियोज़ के लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। आपको जो भी अपलोडेड वीडियो हैं वो मिल जाएंगे, जो भी लेक्चर्स हैं आपके लिए अवेलेबल हैं। तो एक बार जाके उन वीडियोस को देखें, बड़ा ही क्लियरली समझ में आएगा आपको। अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर 3, और चैप्टर 3 का ये हमारा दूसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वंडरवाल के कुछ एजम्पशंस के बारे में। वंडरवाल ने क्या एजम्पशंस लिए थे, उन एजम्पशन को डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम वंडरवाल के कुछ करेक्शन के बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे आपने पढ़ा है PV = nRT एक फार्मूला होता है फॉर आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, इसी को हम कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। PV क्या होता है, nRT होता है। ठीक है, PV होगा nRT होता है। तो हम देखें यहाँ पे, तो PV/n RT हो जाएगा। इसको हम स्मॉल v से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, वॉल्यूम पर मोल। ठीक है ना, इसको हम क्या कह सकते हैं, मोलर वॉल्यूम कह सकते हैं। वॉल्यूम पर मोल को क्या कह सकते हैं, मोलर वॉल्यूम कह सकते हैं। इसको हमने स्मॉल v से रिप्रेजेंट कर लिया RT। तो आपको पता होगा कि PV = nRT, ये जो है आइडियल गैस इक्वेशन है, और इस आइडियल गैस इक्वेशन की हेल्प से हमने निकाल लिया PV = RT। ठीक है, क्योंकि हमने n को इधर भेजा और वॉल्यूम पर मोल इसको हमने मोलर वॉल्यूम कह दिया है। ठीक है, ये जो है आइडियल गैस इक्वेशन है, मीन्स यह इक्वेशन अप्लीकेबल होगा ओनली फॉर आइडियल गैस। तो अगर रियल गैस हो तो क्या ये फार्मूला सही होगा? तो आपके जानकारी के लिए बता दूं कि जो रियल गैसेस होते हैं, रियल गैस का बिहेवियर आइडियल गैस के बिहेवियर से बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। और हमने प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में बड़ा ही अच्छे से चर्चा किया था कि आइडियल गैस और रियल गैस दोनों एक दूसरे से डिफरेंट कैसे होते हैं। उसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी देखो, अभी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वंडरवाल के कुछ एजम्पशन को। वंडरवाल ने किन किन एजम्पशंस को लिया था इसको करेक्शन करते वक्त, यानी कि इन्होंने जो PV = RT है, इस फार्मूले को करेक्ट करने के लिए इन्होंने किन किन एजम्पशंस को लिया था। आइए हम उन एजम्पशंस के बारे में पहले डिस्कस करते हैं। जैसे हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में पढ़ा था कि जो भी गैस मॉलिक्यूल होते हैं, गैस मॉलिक्यूल के पार्टिकल के बीच में इंटर मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस 0 होता है, यानी कि कोई भी इंटर मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन नहीं होता। लेकिन जो वंडरवाल थे, वंडरवाल ने एजम्पशन लिया था कि जितने भी रियल गैसेस होते हैं, रियल गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो भी रियल गैसेस होते हैं। दूसरा, आपने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में पढ़ा था कि जो आइडियल गैसेस जो भी होते हैं, आइडियल गैस का जो साइज होता है उनके मॉलिक्यूल का, वो नेग्लिजिबल होता है, इसलिए हम उनके साइज को नेग्लेक्ट कर देते हैं। लेकिन जो वंडरवाल हैं, वंडरवाल ने अपने इक्वेशन में कहा कि जो भी गैसेस कंटेन करेगा कोई कंटेनर, जैसे सपोज कर लो कि यहाँ पे कोई कंटेनर है, इस कंटेनर में n नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, ये हमारा एक कंटेनर है, इस कंटेनर में हम सपोज करते हैं कि n नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स हैं, एंड दीज आर मूविंग रैंडमली। ठीक है, जो भी गैस मॉलिक्यूल हैं, ये सारे के सारे गैस मॉलिक्यूल रैंडमली हियर एंड देयर मूव कर रहे हैं, इनका कोई फिक्स्ड डायरेक्शन नहीं है। ठीक, हम जानते हैं कि ऐसा बिहेवियर से होता है। सोचने वाली बात यह है कि ये मॉलिक्यूल है, क्या इनका भी कुछ साइज होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि ये भी पार्टिकल्स हैं, और पार्टिकल से ही मिलकर के पूरा गैस एक सिस्टम बना है, गैस का सिस्टम बना हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो एक एक एटम्स हैं या एक एक मॉलिक्यूल जो होंगे, उनका भी कुछ डेफिनेट वॉल्यूम होगा। ऐसा किसने कहा था? जॉन वंडरवाल ने। ठीक है ना, तो उन्होंने बताया था कि जो भी गैस मॉलिक्यूल होंगे रियल गैस के, उनके पास फाइनाइट साइज होता है, यानी उनका साइज निश्चित होता है। और कह सकते हो कि जब साइज निश्चित होगा तो जिस कंटेनर में रखे होंगे उस कंटेनर के कुछ वॉल्यूम को ऑक्यूपाई भी करेंगे। ठीक है, एक और चीज़ देखते हैं, इनका एक और एजम्पशन था कि यदि
ये जो गैस मॉलिक्यूल हैं, गैस मॉलिक्यूल कंटेनर के वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करेंगे, मीन्स यह हुआ कि एक सिंगल मॉलिक्यूल को पूरे होल कंटेनर में मूव करना हो तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मूव इन द ऑल कंटेनर, यानी कि किसी एक सिंगल मॉलिक्यूल के लिए ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो पूरे कंटेनर में मूव कर सके, क्योंकि कंटेनर के कुछ वॉल्यूम n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है, यानी कि कह सकते हो जो इनके इस मॉलिक्यूल, सपोज कर लो कि इसको हमने एक टैग्ड मॉलिक्यूल मान लिया, मतलब मान लेते हैं कि इस मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं कि इस मॉलिक्यूल की मूवमेंट को हमें दर्शाना है, तो इस मॉलिक्यूल को छोड़ दिया जाए तो इनके अलावा बाकी जो मॉलिक्यूल हैं वह भी तो कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई किए हैं ना, मतलब ये अगर चाहता है कि हम पूरे कंटेनर के वॉल्यूम में मूव कर लें तो इसके लिए ऐसा पॉसिबल होना नहीं है, ठीक है, पॉसिबल हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसके कुछ वॉल्यूम को बाकी मॉलिक्यूल ने अटेन कर लिया है। मीन्स हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो V था ये पूरे कंटेनर का वॉल्यूम था, लेकिन यहाँ पे पूरे कंटेनर का वॉल्यूम नहीं रखा जाएगा, यहाँ पर इन मॉलिक्यूल ने जितने वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लिया है उसको माइनस कर देंगे हम टोटल वॉल्यूम में से, तो हमें खाली स्थान मिल जाएगा जहां पर ये पार्टिकल मूव कर सकता हो, ठीक है। एक और चीज देखिएगा, जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस थी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में ये बताया गया था कि इनके मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस नहीं होते हैं, ठीक है, और यदि इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन नहीं होंगे तो ना तो इसके पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और ना ही इनके पार्टिकल एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है। लेकिन जो रियल गैसेस हैं, रियल गैसेस में जो भी मॉलिक्यूल होते हैं वो मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, वो मॉलिक्यूल एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो प्रेशर अप्लाई किया था, जो हमने प्रेशर अप्लाई किया था उस प्रेशर के साथ साथ इसके जो अन्य मॉलिक्यूल्स हैं इस कंटेनर में, अन्य मॉलिक्यूल ये भी कुछ प्रेशर लगा रहे थे इस पे, यानी कि ये भी कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे थे, यानी अपनी तरफ खींच रहे थे। तो हमें क्या लगा था कि इस पर लगने वाला जो टोटल प्रेशर है, सपोज कर लो इस पर P प्रेशर अप्लाई किया गया है, यहाँ पे अप्लाइड प्रेशर कितना है, P है, तो P प्रेशर यदि इस पर अप्लाइड किया गया है और मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारे ऐसे गैस मॉलिक्यूल्स हैं जो गैस मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे गैस मॉलिक्यूल को हमने यहाँ पे दर्शा दिया है। यदि हमने मान लीजिए P प्रेशर अप्लाई किया तो ये P प्रेशर को हम यहाँ पर लिखते थे कब, जब गैस आइडियल गैस थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आइडियल गैसेस में मॉलिक्यूल के बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं होता है, ओके। लेकिन हम यहाँ पर देखें तो एक मॉलिक्यूल को दूसरा मॉलिक्यूल अपने तरफ खींचेगा, दूसरे को तीसरा, तीसरे को चौथा, चौथे को पांचवा, यानी कि जो अट्रैक्शन है इस अट्रैक्शन के कारण कह सकते हो यहाँ पर भी एक फोर्स लगेगा, यानी इन मॉलिक्यूल्स के द्वारा भी एक फोर्स लगेगा, ठीक है, जो कि अट्रैक्टिव नेचर का होगा। और यदि फोर्स लगेगा तो वहाँ पे प्रेशर भी होगा। मीन्स कह सकते हैं कि जो आइडियल प्रेशर है, जो हमारा आइडियल प्रेशर है, उस आइडियल प्रेशर में से कुछ करेक्शन प्रेशर को यदि हम माइनस करेंगे तब हमारा अप्लाइड प्रेशर निकल पाएगा। कहोगे सर करेक्शन प्रेशर क्या है, मैं बता दूं। करेक्शन प्रेशर का मतलब देखिए क्या है। करेक्शन प्रेशर का मतलब यह है कि वह प्रेशर जो हम देख नहीं पा रहे थे या जो हमें पता नहीं चल पा रहा था, जो गैस मॉलिक्यूल एक दूसरे पर लगा रहे थे, ठीक है, तो उस प्रेशर को हमने क्या बोल दिया, करेक्शन प्रेशर। और हम जानते हैं कि इस अप्लाइड प्रेशर को और करेक्शन प्रेशर को दोनों को यदि हम आपस में जोड़ेंगे तो हमें आइडियल गैस का जो प्रेशर है, यानी कि जो आइडियल प्रेशर है वह आइडियल प्रेशर मिल जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे कौन सा प्रेशर मिल जाएगा, आइडियल प्रेशर मिल जाएगा। सो यहाँ पर देखिए, इसी को देखते हुए, इसी को ध्यान में रखते हुए जो वंडरवाल हैं, वंडरवाल ने अपने पहले करेक्शन में प्रेशर को करेक्ट किया था, ठीक है। और देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, करेक्शन ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, यानी उन्होंने कहा कि यदि पार्टिकल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है तो कह सकते हैं कि जो अप्लाइड प्रेशर है, अप्लाइड प्रेशर के साथ साथ मॉलिक्यूल के बीच में एक और प्रेशर होगा जिसको पी करेक्शन कहा गया है, और दोनों का सम जो होगा वो आइडियल गैस के प्रेशर के बराबर होगा, ठीक है। और इस तरह से कह सकते हो कि उन्होंने यहाँ पे प्रेशर को करेक्ट किया। तो यहाँ पे देखिएगा क्या मिल जाएगा, हियर पी आइडियल इज टू मिल जाएगा, पी आइडियल इज टू मिलेगा अप्लाइड प्रेशर प्लस करेक्शन प्रेशर, ठीक है ना, करेक्शन प्रेशर।
अब यहाँ पे देखिएगा, अगर हम अप्लाइड प्रेशर यहाँ पे निकालते हैं तो जो अप्लाइड प्रेशर होगा इट विल बी इक्वल्स टू आइडियल प्रेशर माइनस करेक्शन प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ पर हमें यह भी एक फार्मूला मिल गया है। तो यहाँ पे देख रहे थे कि जो आइडियल प्रेशर है, आइडियल प्रेशर में से जब हम करेक्शन प्रेशर को माइनस करेंगे तो हमारे द्वारा लगाया गया प्रेशर हमें मिल जाएगा। अब देखना, ये जो करेक्शन प्रेशर है, करेक्शन प्रेशर डिपेंड करता है वॉल्यूम पे। ठीक है, करेक्शन प्रेशर किस पर डिपेंड करता है? वॉल्यूम पर मोल पर डिपेंड करेगा, या कह सकते हो मोलर वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा। तो कह सकते हो क्या, बट करेक्शन प्रेशर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, सॉरी डायरेक्टली नहीं होगा यहाँ पे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ मोलर वॉल्यूम। ठीक है, अब कहोगे सर स्क्वायर ऑफ मोलर वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल कैसे है? अब खुद से तुम सोचो कि अगर हम सपोज करते हैं कि इस कंटेनर में मान लो 100 मालिक्यूल हैं, वैसे तो 100 नहीं होंगे, कई बिलियन ट्रिलियन मालिक्यूल्स होंगे। सपोज करते हैं कि एक कंटेनर है और इस कंटेनर में 100 मालिक्यूल्स हैं और ये 100 मालिक्यूल मूव कर रहे हैं हियर एंड देयर। ठीक है, ये एक दूसरे पे प्रेशर एक्सर्ट कर रहे होंगे। अगर मैं क्या करूं, इसका वॉल्यूम बढ़ा दूं, ठीक है, यदि मैं इसका वॉल्यूम बढ़ा दूं और उतने ही गैस मालिक्यूल को उस वॉल्यूम में रख दूं, तो आप जानते हैं कि जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घट जाएगा। हमने आपको बॉयल्स लॉ बहुत पहले बताया था, अपने प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था बॉयल्स लॉ के बारे में। तो अगर हम जानते हैं प्रेशर की बात करें तो प्रेशर जो होगा वो मोलर वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अगर मोलर वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो कह सकते हो कि ये डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेंसिटी के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, सॉरी इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि डेंसिटी इज इक्वल टू हम जानते हैं डेंसिटी बराबर होता है, डेंसिटी यहाँ पूरा लिखते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, और नीचे वॉल्यूम है, मास यदि कांस्टेंट होगा तो कह सकते हैं कि यदि प्रेशर, करेक्शन प्रेशर वॉल्यूम मोलर वॉल्यूम के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो डेंसिटी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और ये जो प्रोपोर्शनलिटी का जो एजम्पशन है ये किसने लिया था? वंडरवाल ने लिया था। वंडरवाल ने कहा था कि जो पी करेक्शन होगा वो मोलर वॉल्यूम के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो हम जानते हैं कि अगर प्रोपोर्शनलिटी रिमूव होगा तो यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट टर्म आ जाएगा, यानी कि पी करेक्शन मिल जाएगा आपको, पी करेक्शन विल बी इक्वल्स टू ए जो हमारा कांस्टेंट आ गया, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अपॉन वी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, ये अपॉन वी स्क्वायर हो गया। अच्छा देखो यहाँ पे हमने जो लिखा है, जो करेक्शन प्रेशर है, करेक्शन प्रेशर इसको पहले लिखना चाहिए था हमें, जो डेंसिटी है डेंसिटी के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल पहले लिख देते हैं। इन्होंने एजम्पशन में डेंसिटी के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सॉरी इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिया था। तो यहाँ पे कह सकते हो कि जो वॉल्यूम होगा वॉल्यूम के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा मोलर वॉल्यूम के। और हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जब प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करेंगे तो कांस्टेंट टर्म आ गया ए, और हमने पी करेक्शन की वैल्यू मान लिया ए अपॉन वी स्क्वायर। ठीक है, इसको क्या करो, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो इस वैल्यू को तो आपको मिल जाएगा। इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, हाँ देखिएगा क्या मिल जाएगा, ऑन पुटिंग द above value in first equation we get, देखो क्या मिल जाएगा हमें, we get, यहाँ पे P करेक्शन की जगह पर P करेक्शन का वैल्यू रख दो तो मिल जाएगा आपको P अप्लाइड, यानी कि अप्लाइड प्रेशर बराबर मिल जाएगा आइडियल प्रेशर माइनस A अपॉन वी स्क्वायर। ठीक है, या अगर यहाँ से आपको आइडियल प्रेशर निकालना हो तो यहाँ से आइडियल प्रेशर निकालोगे तो वो भी वैल्यू आपको मिल जाएगा। आइडियल प्रेशर इज इक्वल टू, इस टर्म को इधर भेज दो तो मिल जाएगा अप्लाइड प्रेशर प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर। तो हमने देखा कि यहाँ पर जो आइडियल प्रेशर है, आइडियल प्रेशर की रियल वैल्यू कितनी होती है, अप्लाइड प्रेशर प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर। और हम आइडियल गैस के केस में क्या पढ़ते थे, इसको हमने सिर्फ आइडियल प्रेशर ही पढ़ा था, लेकिन हम जानते हैं कि इस आइडियल प्रेशर में दो चीज़ें हैं, एक तो हमारे द्वारा लगाया गया
प्रेशर है और दूसरा करेक्शन प्रेशर है जो कि गैस मालिक्यूल एक दूसरे पर लगा रहे हैं। तो ये रहा प्रेशर करेक्शन। तो मैं इसको हट जाता हूँ, आप इसे नोट कर लें, ठीक है। लगभग आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा और फिर मैं इसे मिटाता हूँ, फिर बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक की ओर जिसमें वॉल्यूम करेक्शन हुआ है। सो गाइस, अब हम डिस्कस करते हैं वंडर वाल के दूसरे करेक्शन के बारे में। वंडर वाल ने अपने दूसरे करेक्शन में वॉल्यूम को करेक्ट किया था। जैसे आपने अभी देखा, यहाँ पर मैंने एक इक्वेशन लिखा था PV=RT, जिसमें V था मोलर वॉल्यूम, ठीक है। और हमने बताया कि यहाँ पर इन्होंने प्रेशर को कैसे करेक्ट किया था, आपने इस इक्वेशन को ऑलरेडी समझ लिया है, ठीक है। अभी मैं बताने जा रहा हूँ कि इन्होंने वॉल्यूम को कैसे करेक्ट किया था। यानी कि जो भी गैस मालिक्यूल हैं, गैस मालिक्यूल अगर सपोज कर लीजिए कि एक कंटेनर है, इस कंटेनर में बहुत सारे गैस मालिक्यूल हैं, ठीक है ना। मान लीजिए इस कंटेनर में अवोगाड्रो नंबर के बराबर, ठीक है ना, यहाँ पर सपोज करते हैं कि जितने भी गैस मालिक्यूल हैं पूरे गैस मालिक्यूल की संख्या एवोगाड्रो नंबर के बराबर है, मतलब 1 मोल गैसेस हैं, ठीक है ना। यहाँ पर कितने गैसेस हैं? 1 मोल गैसेस हैं, मीन्स इनका नंबर जो होगा किसके बराबर होगा? एवोगाड्रो नंबर के बराबर होगा। और ये गैसेस इस कंटेनर में मूव कर रहे हैं, ठीक है। अगर हमें फाइंड करना है कि 1 गैस कितने वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर पाएगा, ठीक है ना, एक गैस कितने वॉल्यूम को ऑक्यूपाई नहीं कर सकते, कितने वॉल्यूम में मूव कर सकता है फ्रीली, ठीक है ना, वो वॉल्यूम हमें फाइंड करना है यहाँ पे। उसको फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें सबसे पहले तो ये जो मालिक्यूल है, इस मालिक्यूल के रिस्पेक्ट हम यहाँ पे क्या करते हैं, दो मालिक्यूल लेते हैं। ये हमारा मान लो पहला मालिक्यूल हो गया, ये दूसरा मालिक्यूल हो गया। दोनों मालिक्यूल जरा सोचो कि सबसे ज़्यादा कितना क्लोजर जा सकते हैं। हम जानते हैं कि दोनों मालिक्यूल के सेंटर के बीच की जो दूरी है, दोनों मालिक्यूल के सेंटर के बीच की जो दूरी है, इससे ज़्यादा क्लोजर ये मालिक्यूल नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ठीक है। सेंटर के बीच की, दोनों के सेंटर के बीच की जो दूरी है, इससे ज़्यादा क्लोज ये नहीं आ सकते हैं। मीन्स इसे क्या बोलेंगे? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ओके। अब ध्यान देना, इसके रिस्पेक्ट में हमें फाइंड करना है कि एक जो मालिक्यूल है, एक मालिक्यूल कितने वॉल्यूम में मूव कर सकता है। तो हम सिंपली क्या करते हैं, इसके रिस्पेक्ट में हम एक छोटा सा एक्सक्लूजन स्फीयर हमने ड्रॉ कर लिया है कि इस एक्सक्लूजन स्फीयर के रिस्पेक्ट में हम देखें कि ये पहला जो मालिक्यूल है वो कितना मूव कर सकता है। तो हमने इतना जान लिया है कि दोनों मालिक्यूल एक दूसरे के टच में आ जाएं, इससे ज़्यादा क्लोजर ये नहीं जा सकते हैं। मतलब दोनों के सेंटर के बीच की जो मिनिमम दूरी है, इतना तक के क्लोज आ सकते हैं। तो कह सकते हो क्या कि अगर देखा जाए तो इस पूरे स्फीयर में हमने जो स्फीयर ले रखा है, इस स्फीयर का रेडियस जो है d है, और ये जो मालिक्यूल्स हैं, इन मालिक्यूल का डायमीटर d है, ठीक। हमने दो मालिक्यूल के रिस्पेक्ट में देखा यहाँ। तो हम जानते हैं कि इसका पूरा वॉल्यूम का हाफ पोर्शन एक मालिक्यूल ट्रेवल करेगा और दूसरा हाफ पोर्शन जो होगा वो दूसरा मालिक्यूल ट्रेवल करेगा। और यदि यहाँ पे दो मालिक्यूल अवेलेबल हैं, तो अगर हम अवेलेबिलिटी की बात करें कि कितना वॉल्यूम अवेलेबल होगा, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले ये देख लो कि सेकेंड पार्टिकल ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है, और जितना सेकेंड पार्टिकल वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा वो अपने मूव करने के लिए, उसका कह सकते हो उस वैल्यू को हम इसके टोटल वॉल्यूम में से माइनस कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल कितना वॉल्यूम ये पार्टिकल कवर कर सकता है या मूव कर सकता है। तो हम देखते हैं कि जब दो मालिक्यूल हैं और ये पूरी स्फीयर का जो वॉल्यूम है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया है, तो यहाँ पर सपोज कर लो कि जो B है, B को हम मान लेते हैं अनअवेलेबल वॉल्यूम, ठीक है। मतलब इतने B वॉल्यूम में सपोज करिए इसमें जितने भी गैसेस हैं, ये सारे के सारे गैसेस का जो वॉल्यूम है, उस वॉल्यूम को हमने B मान लिया, ठीक है। इस कंप्लीट गैसेस, मान लीजिए n गैसेस मालिक्यूल हैं, एवोगाड्रो नंबर के बराबर गैसेस मालिक्यूल हैं, तो पूरे के पूरे गैस मालिक्यूल का जो वॉल्यूम है, उस वॉल्यूम को हमने B मान लिया है, स्मॉल b, ठीक है। ये क्या है? अनअवेलेबल वॉल्यूम, अनअवेलेबल वॉल्यूम। इसको हमने B से रिप्रेजेंट कर दिया। तो B = देखो क्या हो जाएगा, 1/2। पहले क्या करो, इन दो मालिक्यूल के रिस्पेक्ट में जो वैल्यू आ रहा है उसको निकाल लो, और उसमें यदि आप Na से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस पूरे कंटेनर का अनअवेलेबल वॉल्यूम पता चल जाएगा। तो हम पहले क्या करते हैं, हम देखते हैं कि एक मालिक्यूल कितना घूम पाएगा। तो 1/2 इंटू वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर,
4/3 पाई डी का क्यूब हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि एक मालिक्यूल जो है टोटल इतना वॉल्यूम मूव कर सकता है, और इसमें n मालिक्यूल है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे n से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, 2 से 4 हो गया कैंसिल 2 बार में, तो b का वैल्यू मिल जाएगा 2/3 पाई डी का क्यूब इंटू n, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान देते हैं, बट जो आइडियल वॉल्यूम है, या यहाँ पे देखें कि सिंस आइडियल वॉल्यूम जो होगा, आइडियल वॉल्यूम वो कितना होगा, आइडियल वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम में से, अगर हम क्या करें टोटल वॉल्यूम में से, यानी कि एक मोल की जो वॉल्यूम है, यानी इस मोलर वॉल्यूम में से हम ये जो वॉल्यूम आया है, अनअवेलेबल वॉल्यूम जो आया है, इसको यदि हम माइनस कर देते हैं तो हमें आइडियल वॉल्यूम मिल जाएगा। तो इसका इस 1 मोल का जो भी गैसेस हैं यहाँ पे 1 मोल गैसेस, इनका जो वॉल्यूम है, इन वॉल्यूम में से हम क्या करते हैं, जो गैसेस का वॉल्यूम है उनको माइनस कर देते हैं, यानी कि हम यहाँ पे बी को माइनस कर देंगे, तो हमें आइडियल वॉल्यूम यहाँ पे पता चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या पता चल गया, आइडियल वॉल्यूम पता चल जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा। सो ये बताओ आइडियल गैस इक्वेशन क्या था, आइडियल गैस इक्वेशन था PV = RT, PV = RT, यही था हमारा आइडियल गैस। यहाँ पे P जो है मोलर वॉल्यूम हमने लिखा है, तो यहाँ पे P की जगह पे बोलो क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखते हैं P आइडियल इंटू V आइडियल = RT, बोलो होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। अब एक काम करते हैं, इस प्रेशर का जो हमने वॉल्यूम निकाला था, सॉरी वैल्यू जो हमने फाइंड किया था, इस प्रेशर का वैल्यू अभी जस्ट हमने मिटाया उसे, प्रेशर का हमने वैल्यू निकाला था जो कि आया था P अप्लाइड, यानी कि अप्लाइड प्रेशर प्लस A/V², इसका वैल्यू आया था A/V², हमने आइडियल प्रेशर की जगह पर लिख रखा है। और यहाँ पे देखो आइडियल वॉल्यूम जो आ गया हमारा, वो आ गया V-B, जो कि है मोलर वॉल्यूम माइनस अनअवेलेबल वॉल्यूम, यानी कह सकते हो कि वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस = मिल जाएगा RT, ठीक है। हम जानते हैं ये इक्वेशन जो है, ये इक्वेशन क्या कहलाता है, आइडियल गैस इक्वेशन कहलाता है, ठीक है। तो दिस इक्वेशन इज कॉल्ड आइडियल नहीं कह सकते हैं आप, इसको वंडरवाल कह सकते हो, वंडरवाल गैस इक्वेशन कहते हैं इसको, वंडरवाल गैस इक्वेशन। वन मोर थिंग, अगर आप चाहें तो इस V की जगह पे V का वैल्यू रख सकते हैं। V हम जानते हैं क्या था, वॉल्यूम पर मोल था, हमने अभी यहाँ पे बताया था। स्मॉल v क्या है, वॉल्यूम पर मोल है, तो हम चाहें तो यहाँ पे इस V का वैल्यू रख सकते हैं, तो हमें मिल जाएगा, देखिए क्या, अप्लाइड प्रेशर प्लस A/, इस V की जगह पे, स्मॉल v की जगह पे लिख सकते हो V/N, यानी कैपिटल V है, ये सारे स्मॉल v हैं, ठीक है। और इधर क्या है, कैपिटल V/N, N को हम ऊपर भेज देते हैं, N × A हो गया, इनटू इस फार्मूले में देखिएगा, यहाँ पर भी देखेंगे इसको, तो हो जाएगा V/N - B = RT, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा आपको। और आगे बढ़ते हैं तो मिल जाएगा अप्लाइड प्रेशर प्लस Na/V इंटू यहाँ पे मिलेगा V - NB होल डिवाइडेड बाई N = RT होगा। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, N को दूसरे साइड में भेज देंगे, तो हमें मिल जाएगा V, यहाँ पे लिखते हैं P अप्लाइड प्लस Na/V, ये कैपिटल V है, इंटू V - NB = nRT, ठीक है। तो अगर देखा जाए, जो रियल गैसेस होते हैं, रियल गैसेस के प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के रिलेशन को जब तुम देखोगे तो मिल जाएगा अप्लाइड प्रेशर प्लस नंबर ऑफ मोल इंटू कॉन्स्टेंट अपॉन V इंटू V - NB = nRT, ठीक है। तो ये रहा वंडरवाल इक्वेशन। मैं हट जा रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर अपने नोट्स में लिख लो
मैं एकदम प्रॉपर वे में आपको नोट्स भी लिखवाते चलता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। नोट्स भी मैं अपने लेक्चर में ही आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। सो फ्रेंड्स, यकीनन आपको आज के दोनों टॉपिक समझ में आ गए होंगे कि वंडर वाल ने रियल गैस के लिए आइडियल गैस में कौन कौन से करेक्शन किए थे। उन्होंने 2 करेक्शन किया था, पहला प्रेशर का और दूसरा करेक्शन किसका था, वॉल्यूम का था, ठीक है। और इसके हेल्प से जो इक्वेशन आया है उस फाइनल इक्वेशन को भी हमने यहाँ पर डिराइव कर दिया है। तो लगभग आज का वीडियो आपका क्लियर हो गया होगा, आज का लेक्चर बड़ा ही बेहतरीन समझ में आया होगा आपको। तो दोस्तों एक लाइक तो बनता है, क्योंकि काफ़ी रात को वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ आपके लिए। तो और वैसे भी एक लाइक करने से आपका कुछ जाएगा नहीं, बल्कि हमारा हौसला और बढ़ता रहेगा और मैं आपके लिए नए नए कंटेंट लेकर के आता ही रहूँगा। और मेरी कोशिश यही है कि जल्द से जल्द आपके सिलेबस को ख़त्म कराया जाए, जिससे आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें और एक भी पॉइंट भी मिस ना हो। आप ईच एंड एवरी टॉपिक को टच करते हुए चलें और सारे में क्लियरिटी भी आए। तो तब तक के लिए विदा लेंगे, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। तो मिलते हैं, जय हिंद।